बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि 3 तरह के बेटा इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है आपका एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, एक होते हैं आपके कंजर्वेटिव और एक होते हैं आपके मॉडरेटर। तो एग्रेसिव अगर हम बात करेंगे तो वो जो 3 सिक्योरिटीज का मैंने डाटा लिखा था, उन तीनों सिक्योरिटीज में जिसका रिस्क सबसे हाई होगा, जो कि सी सिक्योरिटी थी, तो उस सिक्योरिटी को हम सिलेक्ट करेंगे जो एग्रेसिव होंगे। कंजर्वेटिव वो लोग होंगे जो रिस्क लेने से डरेंगे और उनकी कोशिश होगी कि अगर उनके सामने मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज आ जाएं तो वो उस सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे जिसका रिस्क सबसे कम होगा। जो मैंने 3 सिक्योरिटीज पहले लिखी थी उसमें से जो सिक्योरिटी ए थी उसका रिस्क सबसे कम था। और जो मॉडरेटर होंगे बेटा वो उस सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे जिसका रिस्क जो है वो ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, वो मीडियम किस्म की सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए अगर आपसे सजेशन मांगी जाए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाए कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे जिसका हाई रिस्क होगा, अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो फिर आप उस सिक्योरिटी की तरफ जाओगे जिसका रिस्क सबसे कम होगा। ये था बेटा हमारा पहला टॉपिक विद द नेम ऑफ सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक एक सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस किया। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। हाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला दे दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको एक और भी चीज बता देता हूँ, ये वाला भी। अभी बेटा हमने रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट किया, जो अभी आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया था इंडिविजुअल सिक्योरिटी एनालिसिस का, सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस का। उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, जिन लोगों ने मैं लेट ज्वाइन किया उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके, सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर बेटा हमने रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा। तो इसको रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करने के बेटा 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया, जो अभी हम थोड़ी देर पहले कैलकुलेशंस करके हटे हैं, उसको हम बोलते हैं विद प्रोबेबिलिटी। और एक फॉर्मूला होता है विदाउट प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आपकी बुक में अभी स्लाइड्स में आ रहा है तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करने के 2 फार्मूलाज हैं। एक है विद प्रोबेबिलिटी और एक फार्मूला है विदाउट प्रोबेबिलिटी। विद प्रोबेबिलिटी और विदाउट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ, जिस तरह वो बीडब्ल्यू आया था जो अभी हमने किया, उसमें आपको 2 कॉलम गिवन थे, एक रिटर्न का कॉलम गिवन था और साथ में उसके साथ आपके पास एक पी का कॉलम गिवन था विच इज प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप उसके जरिए बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे विद प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। यानी क्वेश्चन में जब आपको पेपर में फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न, तो वहां पे ये मेंशन नहीं होगा कि आपने इसको प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला से करना है या विदाउट प्रोबेबिलिटी वाले से। वहां पे आपने खुद ही अंदाजा लगाना है कि डाटा हमें क्या गिवन है। अगर तो डाटे के अंदर आपको पी का कॉलम गिवन हो, यानी आपको रिटर्न गिवन हो और साथ में पी का कॉलम गिवन हो, तो फिर आपने विद प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी का क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जरिए करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स गिवन हो और पी का कॉलम गिवन ना हो, यानी मैं आपको वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न्स गिवन है, साथ में पी का कॉलम गिवन नहीं है, उसके ऊपर भी वो कहा जाता है रिस्क कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे विदाउट प्रोबेबिलिटी। विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसमें भी हमने रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके थोड़ा सा डाटा आपके सामने ले भी लेता हूं। मैं यहाँ पे डाटा लेता हूँ जी। फॉर एग्जांपल रिटर्न्स है आपके पास, तो ये भी सिक्योरिटी है 10%, 9%, 8%, -7%। विद प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला बेटा हम कर चुके हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं। उसमें आपने रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया, रिस्क कैसे कैलकुलेट किया। अगला फॉर्मूला है विदाउट प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में आपने खुद आइडिया देखना है कि आपने किस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर रिटर्न के साथ पी का कॉलम गिवन होगा तो विद प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ इस तरह से आ गया जैसे ये आपके सामने मैंने लिखा क्वेश्चन, और आपसे कहा गया कि ये कंपनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पेप्सी कंपनी का डाटा है और ये उसके प्रीवियस रिटर्न है 4 सालों के, कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न। अब इसके साथ मैंने आपको पी का कॉलम नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी का कॉलम मैंने आपको नहीं दिया, और सिर्फ आपसे ये कहा कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूले का नाम होगा विदाउट प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला।
तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंज आएगी? फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ चेंज ये आएगी, अब आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है इसका रिटर्न। उसके लिए हमने रिटर्न का फॉर्मूला पढ़ा था R इंटू पी, यानी एक R का कॉलम था और एक हमारे पास P का कॉलम था, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ R का कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा R ओवर N करेंगे। यानी फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये देखिए आपके सामने इस स्लाइड में फॉर्मूला आ रहा है, सिग्मा R ओवर N। सिग्मा R ओवर N ये फॉर्मूला होगा विदाउट प्रोबेबिलिटी में रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, R बार इज इक्वल टू सिग्मा R ओवर N। R बेटा हमारे पास क्या है, 10%, 9%, 8%, 7%। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ करना यह है कि इन चारों वैल्यूज को आपने प्लस करना है, डिवाइडेड बाय n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 वैल्यूज है, तो 10% जमा 9% जमा 8% माइनस 7%, इन तीनों चारों वैल्यूज को आप प्लस करेंगे, जो माइनस है उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 करें जरा, क्या आंसर आ रहा है? 10% जमा 9% जमा 8% माइनस 7% डिवाइडेड बाय 4 करें, तो वो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज योर रिटर्न। R बार आ जाएगा आपके पास। बताएं कितना आ रहा है? 5%। 5%। ओके, तो इसका मतलब आपके पास रिटर्न आ गया बेटा 5%। इसी तरह अगर हम इसका रिस्क का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें हमने रिस्क का फॉर्मूला पढ़ा था R माइनस R बार का स्क्वायर इनटू P, जब हम पीछे पढ़ के आए थे। अब अगर आपने इसके जरिए कैलकुलेट करना हो, मैं फॉर्मूला आपके सामने ओपन कर देता हूं, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें फॉर्मूला बेटा वही होगा, R माइनस R बार का स्क्वायर। R बेटा वही जो हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज जो मैंने 4 लिखी थी, 10%, 8%, 7% माइनस 9% जो मैंने वैल्यूज लिखी थी, उस हर वैल्यू को R बार में से आपने माइनस कर देना है। R बार अभी आपने निकाला 5%। अब देखिए जो मैंने अभी डाटा लिखा था उसमें सबसे पहले था 10%। आपने करना क्या है, इसको वैल्यूज वही जो मैंने लिखी थी, यहाँ पे वो बेसिकली वो वैल्यूज रिमूव हो गई है। तो पहली वैल्यू मैंने लिखी थी 10%, तो आपने क्या करना है, 10 माइनस R बार आपने निकाला 5, इसका लेंगे स्क्वायर, और ये आप कॉलम बनाते जाएंगे इक्वल टू जो भी आंसर आए। याद रखिएगा अगर आप परसेंटेज के साथ लिखेंगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, अगर आप परसेंटेज खत्म करके लिखेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो इट्स अप टू यू, अगर आपने 10 माइनस 5 का स्क्वायर लिया तो वो जो आंसर निकलेगा वो आंसर परसेंटेज में आएगा, यानी जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो एंड पे जो आंसर लिखेंगे वो परसेंटेज में लिखेंगे। लेकिन अगर आप परसेंटेज खत्म करके पुट करेंगे तो ये 0.10 है और ये 5% का मतलब है 0.05। अगर आप ऐसे पुट करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो पॉइंट्स में निकलेगा। इट्स अप टू यू, दोनों तरफ से आंसर ठीक एक ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अब आपके पास जो सेकंड वैल्यू उसका भी आप स्केल लेते जाएंगे। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो इस पूरे कॉलम को आपने प्लस करना है। ये देखिए R माइनस R बार का स्क्वायर, इस सारे कॉलम को आपने प्लस कर लेना है, और यहाँ प्लस करके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्लस करके आंसर आया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इन चारों कॉर वैल्यूज को प्लस करके आंसर निकला, चलिए मैं लिखता हूँ जी 0.09 दिस वन डिवाइडेड बाय, अब आपने करना है n। n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो 4 वैल्यूज को डिवाइड बाय 4 करेंगे और आंसर का अंडर रूट ले लेंगे। तो जब आप आंसर का अंडर रूट ले लेंगे वो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड रिस्क। तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है विद प्रोबेबिलिटी और एक फॉर्मूला है विदाउट प्रोबेबिलिटी। विद प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व किया था जो एग्जांपल स्लाइड्स के अंदर थी, और विदाउट प्रोबेबिलिटी के अंदर ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। तो रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल सिग्मा R ओवर n, यानी जितनी वैल्यूज दी उन सब वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करें तो आपके पास R बार आ जाएगा। और रिस्क कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपके सामने ओपन है, R माइनस R बार का स्क्वायर। ये कॉलम हम ड्रॉ कर ली सारे का सारा, जितनी वैल्यूज आए उन सब वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करके उसका अंडर रूट ले लें। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस में बेटा वंस अगेन दो फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब आप अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है किसी जगह पे सॉल्व करने के लिए और आपसे कहा जाए कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न, एंड पे ये लिखा है, तो उसमें ये मेंशन नहीं होगा कि आपने विद प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला यूज करना है या विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला यूज करना है। आपसे सिर्फ ये कहा जाए कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न। वो जो डाटा होगा उस डाटे को देख के आपने अंदाजा लगाना है कि अगर उसमें प्रोबेबिलिटी का कॉलम गिवन है तो फिर हम प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर उसके अंदर सिर्फ प्रीवियस रिटर्न दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी का कॉलम नहीं दिया हुआ, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे।
ये था बेटा हमारे पास सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर रिस्क एंड रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए आपके सामने फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उसने डाटा दिया हुआ है कि एक सिक्योरिटी है, उसके ये प्रीवियस 10 रिटर्न्स हैं 9.6%, -15.4%, और देखेंगे सारा उसने डाटा दे दिया किसी भी एक सिक्योरिटी की पिछली 10 वैल्यूज हैं, और नीचे क्या कहा गया, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क को बोलते हैं बेटा। अब देखिए इस डाटे को देख के हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्रोबेबिलिटी वाला या विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला? सपोज ये क्वेश्चन आपको आ गया, अब इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, विद प्रोबेबिलिटी या विदाउट प्रोबेबिलिटी? विदाउट प्रोबेबिलिटी। विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला, क्योंकि बेटा इसमें सिर्फ आपको रिटर्न्स गिवन है। अब आपने क्या कर रहे हैं, 10 वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ 10 पे डिवाइड करेंगे, रिटर्न आ जाएगा, और उसी तरह अगला कॉलम ड्रॉ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था बेटा हमारे पास इंडिविजुअल सिक्योरिटी एनालिसिस कि अगर आपने किसी एक सिक्योरिटी में पैसा लगाना है तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके जस्ट वन लाइन फॉर्मूला है, वो आपको मैं फॉर्मूला दूंगा। इट्स अ वेरी सिंपल वन, इसमें कुछ इतना एज सच कोई लंबा चौड़ा हमने काम नहीं करना। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो होता है क्या बेटा, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था क्या होता है पोर्टफोलियो। अगर हम पोर्टफोलियो combination of securities, बिल्कुल different बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज। जब आप किसी एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं जी मैंने पेप्सी में लेना है, कोक में लेना है, नेस्ले में लगाना है, तो वो आपके लिए क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो पोर्टफोलियो लिखता हूँ। एक पर्सन ए है, उसने पैसा लगाया पेप्सी में, कोक में, नेस्ले में, ये उसका पोर्टफोलियो है। इसी तरह एक कंपनी बी है, एक पर्सन बी, कंपनी ले लें या पर्सन ले लें, उसने पैसा लगाया फॉर एग्जांपल पेप्सी में, बैंक में, एबीएल में लगाया और एमटीएम में लगाया। अब ये दो पोर्टफोलियोज हैं बेटा। एक पर्सन ए का पोर्टफोलियो, उसने भी एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाया हुआ है, और एक पर्सन बी है, उसने भी एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पोर्टफोलियो में से कौन सा रिस्की है, कौन सा लेस रिस्की है, तो कौन सा होगा, रिस्की कौन सा है, ए या बी? A risky है, वाई रिस्की है? क्योंकि सर उसमें सेम इंडस्ट्री है बेवरेजेस की। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं तो हम लोगों ने क्या करना होता है, पोर्टफोलियोज बनाते हुए ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि सिर्फ एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाना जो है वो काफी नहीं है। आपको याद होगा मैंने कैश एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था, वहां पे भी कि जब हम लोग सिक्योरिटीज एनालिसिस में हम गए थे, वहां पे जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कि कैश अगर सिक्योरिटीज की फॉर्म में मैनेज करें, तो मैंने वहां पे ये एग्जांपल आपको दी थी कि एक ही तरह की सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगाना। अब जो पोर्टफोलियो ए है ये रिस्की है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो सिक्योरिटीज आ रही है वो एक ही इंडस्ट्री से आ रही है, जबकि जो पर्सन बी का पोर्टफोलियो है वो लेस रिस्की है, क्योंकि इसमें पेप्सी भी है, इसमें फूड एंड बेवरेजेस भी है, इसमें बैंकिंग सेक्टर भी है, और इसमें टेक्सटाइल सेक्टर भी है। तो बेसिकली अब हमने यही डिस्कस देखना है यहाँ पे कि अगर आप एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं तो वो सिक्योरिटीज मिल के आपको कितना रिस्क और रिटर्न देंगी, जो कि हमारा फार्मूला होगा पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। हाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। पहले क्या था, पहले हमने एक सिक्योरिटी का रिस्क रिटर्न निकाला, जिस तरह अभी आपके सामने एक सिक्योरिटी ए का रिस्क रिटर्न लिख लिया, बी का लिख लिया, सी का लिख लिया। अब आप कहते हैं तीनों का कंबाइंड रिस्क रिटर्न कितना होगा, उसके लिए पहले सबसे पहले हम आप रिटर्न का फॉर्मूला देख लेते हैं, रिस्क का फॉर्मूला देख लेते हैं, देन फिर छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं यहीं से आपके सामने ओपन कर देता हूं फॉर्मूला पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क का। Okay, this is the formula of calculating portfolio return. RP stands for expected return of portfolio, sigma W into R bar. This is the formula W into R. ये वो रिटर्न्स होंगे R बार जो आप पीछे कैलकुलेट करके आए थे इंडिविजुअल सिक्योरिटी के, जब भी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला के जरिए किए हैं। ये W क्या होगा, W स्टैंड फॉर वेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर
This W is very important. W stand for weight. Weight क्या होता है? Weight का मतलब होता है the portion of total amount invested in each security. यानी total amount का वो हिस्सा जो आप एक सिक्योरिटी में लगाएंगे, that is called weight. For example, मैं कहता हूँ जी मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं उसको सिक्योरिटी A, सिक्योरिटी B और सिक्योरिटी C में लगाना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ जी मैं सिक्योरिटी A में लगाना चाहता हूँ 40,000, सिक्योरिटी बी में लगाना चाहता हूँ 30, चले इसको कर लेते हैं 30,000, और सी में लगाना चाहता हूँ मैं 30,000। अब देखिए आपका 1 लाख पूरा हो गया। 40 जमा 30 जमा 30 यानी 1 लाख में से 40,000 आपने सिक्योरिटी ए में लगा दिया, 30,000 की आपने सिक्योरिटी बी खरीद ली और 30,000 की आपने सिक्योरिटी सी खरीद ली। अब अगर आप इसका वेट बनाना चाहे तो इसका वेट कैसे बनेगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 0.4, 0.3 एंड 0.3, यानी ये बनेगा 0.4, इसको हम बोलेंगे 40%, ये बनेगा 0.3 और ये बनेगा 0.3। याद रखिएगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका आंसर 1 होता है, इसी तरह जो टोटल वेट होगा इसका आंसर भी 1 या 100% के बराबर होगा। अब ये जो क्वेश्चन में वेट है ये आपको 3 तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर वेट आपको 3 तरह से आ सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि आपके पास 3 सिक्योरिटीज हैं, 40% आपने ए में लगाया, 30% आपने बी में लगाया और 30% आपने सी में लगाया, फिर तो कोई मसला ही नहीं, आपका वेट बन गया 0.4, 0.3, 0.3। अगर उसने परसेंटेज में आपको वेट दे दिए देन इट्स ओके। सेकंड क्या आ सकता है? सेकंड आपको इस तरह से आ सकता है कि आपको कहा जाए कि टोटल अमाउंट इतनी है, उस अमाउंट में से इतने पैसे ए में लगा दिए, इतने पैसे बी में लगा दिए, इतने पैसे सी में लगा दिए। क्योंकि अगर आप फार्मूला देखें तो फार्मूला है W इंटू आर, तो ये जो W है ये अमाउंट नहीं है, ये वेट है। तो आपने वहां पे 40,000, 30,000, 30,000 पुट नहीं करना, बल्कि पहले आपको उसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वेट में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया कि इंडिविजुअल, चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर आपने किसी भी सिक्योरिटी का वेट कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, इंडिविजुअल कि जितनी आपने इंडिविजुअल में पैसा लगाना है उसको डिवाइड कर दें टोटल अमाउंट के साथ। अब देखिए इसमें इंडिविजुअल कितना था, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो देखिए 0.4, 0.3 और 0.3 बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अंदर वेट परसेंटेज की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर जो वेट्स है इस तरह अमाउंट की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। तो वेट का मतलब क्या है? वेट मीन द पोर्शन ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ सिंगल सिक्योरिटी। टोटल अमाउंट का वो हिस्सा जो आप किसी एक सिक्योरिटी में लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर आपने एक से ज्यादा सिक्योरिटी में पैसा लगाना है, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए अगर मेरी जेब में 20,000 है तो 20,000 में से कितने मैंने ए में लगाने हैं, कितने बी में लगाने हैं, कितने मैंने सी में लगाने हैं। अंडरस्टैंड बेटा? वेट की समझ आ गई? आवाज आ रही मेरी अभी भी कि नहीं आ रही? जी सर, आगे समझ। हाँ बोल दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को समझ आ गई है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न। अच्छा, इसके साथ ही हम इसका रिस्क का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिस्क, WJ WK। अब आप अब ये WJ WK क्या है, इसके लिए मैं आसान अल्फाज के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसको बेसिकली हम ओपन करेंगे इस फॉर्मूला को टू सिक्योरिटी एनालिसिस की फॉर्म के अंदर। ये कैसे लिखेंगे ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज करें यहाँ पे। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर जो आपको मैं रिस्क का फॉर्मूला दूंगा वो टू सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो का रिस्क का होगा। आप ये 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। पोर्टफोलियो का मतलब है कि एक से ज्यादा जब आप मुख्तलिफ सिक्योरिटी में पैसा लगाएंगे तो वो पोर्टफोलियो बन जाएगा। लेकिन अपने कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ और सिर्फ टू सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो तक पढ़ेंगे।
3 वाला मैं आपको बता दूंगा, 4 वाला भी बता दूंगा, 5 वाला भी बता दूंगा, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत लेंथी हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्योरिटीज वाले तक पढ़ेंगे फॉर्मूले को। उस फॉर्मूले का हम रिस्क और रिटर्न का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया W इंटू वो जो भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था R बार। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्क का। तो मैंने आपको बोला कि हम रिस्क का जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 सिक्योरिटीज का फॉर्मूला पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता जाऊंगा। अब अगर बेटा जहाँ पे स्केयर का वर्ड आएगा वो मैं आपके सामने स्केयर का वर्ड लिखता जाऊंगा। हो सकता है यहाँ पे जो है वो वैल्यूज जो है वो लिखी ना जा सके, तो मैं आपको किसी पेज के ऊपर लिख के मैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। आप उस स्क्रीन को, उस तस्वीर को आप लोगों ने नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर। आप लोगों ने a प्लस बी स्क्वायर पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला था? आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हम ओपन करें तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? a plus स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर a square plus b square plus 2ab प्लस 2ab, यानी आपके सामने जो फॉर्मूला बनेगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। सेम बेटा यही लॉजिक है जो हम लोगों ने 2 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो के अंदर हमने इसको यूज करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो फॉर्मूला ये बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर W1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर W2 का स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कोरिलेशन 1 2। ये मैं आपको फॉर्मूला जो है वो एक पेज के ऊपर लिख के आपके सामने यहाँ शेयर करता हूँ। आप उस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा नहीं जाएगा। वो फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है और यहाँ पे उसको उसकी जो सिंबल्स है वो डाली नहीं जाएंगी। तो ये जो मैं आपको फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर करूंगा, उस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्योरिटीज का फॉर्मूला है। यानी अगर आप 2 मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं तो वो आपके पास है। आप कहते हैं सर हमने 3 वाला करना है, हमने 4 वाला करना है, मैं आपको उसी फॉर्मूले के अंदर अमेंडमेंट्स बता दूंगा और वो फॉर्मूला थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जिस तरह अगर आप कहते हैं a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर करना चाह रहे हैं, अगर आप 3 सिक्योरिटीज करना चाह रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। इसी तरह अगर हम इसको 4 करेंगे तो उसको हम 4 तक ले जाएंगे, 5 करेंगे तो 5 तक ले जाएंगे। लेकिन हमारे जो कोर्स में शामिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर तक होगा। एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिएगा, मैं जरा बॉल पॉइंट के जरिए लिख के मैं आप लोगों के साथ इसके अंदर स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा फॉर्मूला। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं अभी आपके साथ लिख के इसको शेयर कर रहा हूँ।
ग्रुप के अंदर बेटा मैंने एक तस्वीर सेंड की है फॉर्मूले की, दैट फॉर्मूला इज पोर्टफोलियो रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट अ पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज। W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 P12। ये मिल गया। ग्रुप के अंदर बेटा देखिए मैंने एक तस्वीर शेयर की है, उसमें आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, उस फार्मूले को देखिए, मिल गया? जी सर मिल गया सर। ओके, उसके अंदर W1 क्या बेटा आपका वेट ऑफ सिक्योरिटी 1, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेट क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का मतलब है रिस्क ऑफ 1 सिक्योरिटी, वो जो हमने थोड़ी देर पहले रिस्क रिटर्न कैलकुलेट किया था इंडिविजुअल सिक्योरिटी, उसमें जो पहली सिक्योरिटी का रिस्क होगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। इसी तरह W2 का मतलब है वेट ऑफ सिक्योरिटी 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे था प्लस 2ab, तो 2 इंटू, और ये देखिए W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, यानी 2 W1 W2 AB हो गया। एंड पे लिखा हुआ P12। Now the question is that what does mean by this P12? This is stand for correlation between two securities. ये जो एंड पे P12 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं correlation. Now the question is that what does mean by correlation? दो बेटा चीजें होती हैं, एक होता है कोवेरियंस, एक होता है कोरिलेशन। क्या होता है बेटा दोनों में डिफरेंस? एनीवन? ये जो एंड पे P12 लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बताने लगा हूं। दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड 2। 1 2 का मतलब है बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड 2। और ये जो मैंने आपको फॉर्मूला शेयर किया है ये 2 सिक्योरिटी तक का है, कि यानी अगर आपने 2 सिक्योरिटीज करी, 2 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कोवेरियंस का मतलब होता है को मूवमेंट बेटा। को मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल अगर एक सिक्योरिटी ए है वो रिटर्न दे रही है, तो दूसरी सिक्योरिटी भी अगर आपको रिटर्न दे रही है तो इसका मतलब है कि उन दोनों की जो मूवमेंट है वो एक ही साइड पे है। अगर एक सिक्योरिटी जो है वो आपको प्रॉफिट दे रही है, एक सिक्योरिटी आपको लॉस दे रही है, तो इसका मतलब है उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड पे है। और अगर दोनों सिक्योरिटीज आपको लॉस दे रही है तो उनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों की लॉस साइड पे है। कोरिलेशन बताता है इंटेंसिटी को, कि कितना ज्यादा को मूवमेंट है इनके दरमियान, कितनी ज्यादा इनके दरमियान रिलेशनशिप है, हाईली कोरिलेटेड है या लेस कोरिलेटेड है। जो कोरिलेशन होता है बेटा, इसका जो आंसर होता है कोरिलेशन का, ये बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में आए तो ये आंसर होता है +1 से लेके -1 के दरमियान। यानी जो कोरिलेशन है इसका जो मैक्सिमम आंसर होगा वो +1 से लेके -1 के दरमियान है। अगर फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी है, मतलब एक पोर्टफोलियो, इसका कोरिलेशन है 0.9 प्लस में, इसका मतलब है कि उनकी जो डायरेक्शन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिवली हाईली कोरिलेटेड है। पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब क्या है? अगर एक सिक्योरिटी आपको प्रॉफिट देगी तो दूसरी भी आपको प्रॉफिट देगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर एक पोर्टफोलियो का कोरिलेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सिक्योरिटी आपको प्रॉफिट दे रही है तो मे पॉसिबल दूसरी सिक्योरिटी आपको लॉस दे रही है। तो जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो पोर्टफोलियो के दरमियान यानी जो सिक्योरिटीज है उनके दरमियान कोरिलेशन भी चेक कर लें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली कोरिलेशन की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है वो जो मैंने पोर्टफोलियो ए और बी लिखा था, वो जो ए पोर्टफोलियो था वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड था, कि अगर पेप्सी प्रॉफिट में जाएगी तो कोक भी प्रॉफिट में जाएगी, नेस्ले भी प्रॉफिट में जाएगी। और जो पोर्टफोलियो बी मैंने लिखा था जिसमें मैंने नेस्ले पेप्सी लिखा था, अलाइड बैंक लिखा था और साथ में मैंने एमटीएम लिखा था, वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि वो तीनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मे पॉसिबल एक सिक्योरिटी आपको प्रॉफिट दे रही है तो कोई इंडस्ट्री आपको उसी टाइम पे लॉस भी दे रही हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि जब भी हम पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें, हम ऐसा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, सिक्योरिटीज आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, यानी एक ही, आसान अल्फाज के अंदर एक ही सेक्टर में से मत उठाएं, आप उसको मुख्तलिफ सेक्टर्स में से उठाएं। तो जो कोरिलेशन का मतलब होता है कि कितने ज्यादा सिक्योरिटीज आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो बेटा जितनी ज्यादा अटैच होंगी उतना पोर्टफोलियो आपका ज्यादा रिस्की होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो एक ही इंडस्ट्री की सिक्योरिटीज होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? अगर एक ब्लॉक प्रॉफिट दे रहा है तो दूसरा भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर एक लॉस दे रहा है तो दूसरा भी लॉस दे रहा है।
अब जब आपको ये क्वेश्चन आएगा और आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न, तो आपको ये P1 2 की वैल्यू भी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, वेट भी गिवन होंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास गिवन होंगे। So this is the formula of calculating portfolio return and portfolio risk. Understand the formula beta? फॉर्मूला बेटा समझ आ गया? चले मुझे दोबारा ज्वाइन करें, हमारी वीडियो एंड हो रही है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे क्लास को।